हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम, अपकमिंग सीएचओ एग्जाम, अपकमिंग ईएसआईसी एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। Our question number 1 is best test to assess prognosis of the patient is। यदि आपको किसी पेशेंट का प्रोग्नोसिस पता करना है तो आप उसके लिए निम्न में से कौन सा टेस्ट करवाएंगे। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन सी पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर ऑप्शन डी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है एक अंदाजा लगाना कि किसी पर्टिकुलर डिजीज से पर्सन कितने समय में ठीक हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ईएसआर। प्रोग्नोसिस को पता लगाने के लिए हम ईएसआर टेस्ट करवाते हैं। ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसकी सहायता से हम इन्फ्लेमेशन के बारे में जानकारी लेते हैं और पेशेंट का प्रोग्नोसिस पता करते हैं। ईएसआर ज्ञात करने के लिए बेसिकली एक ट्यूब ली जाती है, उस ट्यूब के अंदर ब्लड और एंटीकोगुलेंट को मिक्स किया जाता है, फिर उस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है और फिर उसे एक वर्टिकली स्टैंड पर छोड़ दिया जाता है। 1 घंटे बाद हम उस ट्यूब के अंदर मौजूद आरबीसी किस रेट से सेटल डाउन हुई है इसे असेस करते हैं, पता करते हैं और यही इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहलाता है। नॉर्मली जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होती है 0 से 2 mm इन 1 आवर और मेल्स के अंदर होती है 3 to 7 mm इन 1 आवर और फीमेल्स के अंदर होती हैं 5 to 9 mm इन 1 आवर। फीमेल्स में ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मेल्स। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 2 इज नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस रूट, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर रूट, ऑप्शन सी सबलिंगुअल रूट या फिर ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। उपरोक्त में से किसी भी रूट के द्वारा आप नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाइट्रोग्लिसरीन यानी एनटीजी को हम सबलिंगुअल रूट के द्वारा एडमिनिस्टर करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है सबलिंगुअल रूट में आप जब देना चाहते हैं तो इसके 2 फॉर्म्स आती हैं, या तो स्प्रे फॉर्म में होगी या फिर टैबलेट फॉर्म में होगी जिसे आप जीभ के नीचे जैसे ही रखेंगे ये डिसॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा क्रिटिकल केयर के दौरान हम इंट्रावीनस इन्फ्यूजन पंप की सहायता से भी नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा क्रिटिकल केस के अंदर ही इंट्रावीनस इन्फ्यूजन पंप के द्वारा हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं और वहां पर पेशेंट की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग आवश्यक होती है। इस वजह से मोस्टली आईसीयूज के अंदर इसे हम आईवी रूट द्वारा एडमिनिस्टर करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंजाइना पेक्टोरिस की ट्रीटमेंट में उपयोग की जाती है और इस ड्रग का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में आप बात करें तो हेडेक, हाइपोटेंशन आता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेल पॉलिश एंड लिपस्टिक रिमूव्ड बिफोर सर्जरी बिकॉज। सर्जरी करने से पहले नेल पॉलिश और लिपस्टिक को क्यों निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ऑप्शन ए सर्जरी बिकम इजी, इससे सर्जरी आसान हो जाती है। ऑप्शन बी टू चेक साइनोसिस, साइनोसिस का पता लगाने हेतु। ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ पेशेंट, इससे पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, बेनिफिट होता है। या फिर ऑप्शन डी सक्सेस रेट इंक्रीज्ड,
ऐसा करने से सर्जरी के सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। The right answer of this question is option B, to check cyanosis। सर्जरी के दौरान पेशेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम हो तो उसके लिप्स और नेल्स यहां पर सबसे पहले साइनोसिस नोट किया जा सके, इस वजह से नेल पॉलिश और लिपस्टिक को हटा दिया जाता है। साइनोसिस का मतलब है ब्लूमिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपनिया मीन्स व्हाट? एपनिया क्या है? ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का एब्सेंट होना। ऑप्शन बी, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, या फिर ऑप्शन सी, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, या फिर ऑप्शन डी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। द राइट आंसर इज apnea means absence of breathing. Option A is correct. नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है 12 से 20 पर मिनट। यदि 12 से रेस्पिरेशन कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम ब्रेडिपनिया कहेंगे, और यदि रेस्पिरेशन रेट 20 से ज्यादा हो जाए तो इसे हम टैकिपनिया कहेंगे। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग को हम डिस्पनिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हेन अ नर्स इज परफॉर्मिंग अ सर्जिकल हैंड हाइजीन शी मस्ट कीप हैंड्स। एक नर्स जो कि सर्जिकल हैंड हाइजीन परफॉर्म कर रही है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म कर रही है, तो उसे अपने हाथ किस पोजीशन में रखने चाहिए? ऑप्शन ए, अबोव एल्बो, ऑप्शन बी, बिलो एल्बो, ऑप्शन सी, एट अ 45 डिग्री एंगल, या फिर ऑप्शन डी, इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, जैसे उसे आरामदायक लगे उस तरह से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer of this question is option A, above elbow. Always remember, जब कभी भी आप सर्जिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करेंगे तो आपके हाथ आपकी कोहनी से यानी एल्बो से ऊपर रहने चाहिए। आपके हाथ कोहनी से ऊपर रहेंगे सर्जिकल हैंड हाइजीन परफॉर्म करते समय, सर्जिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करते समय। और जब आप मेडिकल हैंड हाइजीन या मेडिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके हैंड्स हमेशा एल्बो से नीचे रहने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6, if a woman does not nurse her child, the menstrual flow will probably resume within। यदि एक वुमेन अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाए तो उस वुमेन में मेंस्ट्रुअल फ्लो कितने दिन में वापस आ जाता है? ऑप्शन ए, 4 to 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, या फिर ऑप्शन बी, 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यदि महिला अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाए तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जल्दी ही रिटर्न हो जाता है एज कंपेयर टू द वुमेन्स हु आर कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट फीडिंग देयर बेबीज। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 7 is factors that contribute to the development of infection are। इन्फेक्शन के डेवलपमेंट में निम्न में से कौन से फैक्टर्स अपना योगदान देते हैं? ऑप्शन ए, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी, अनस्टेराइल इक्विपमेंट्स, ऑप्शन सी, डॉक्टर एंड नर्सेज, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The right answer of this question is option A, agent, host and equipment। इनकी वजह से
इंफेक्शन का डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट्स। इस डायग्राम में जो फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये वाला पोर्शन, इसके द्वारा किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? ऑप्शन ए क्लिनिकल केसेस, ऑप्शन बी अनडायग्नोस्ड केसेस, ऑप्शन सी कैरियर्स, ऑप्शन डी इंक्यूबेशन पीरियड। आइसबर्ग कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज के अनुसार फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग किसे रिप्रेजेंट करता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए क्लिनिकल केसेस। इस आइसबर्ग कॉन्सेप्ट के अनुसार ये बर्फ का टुकड़ा है, सिल्ली है, आइसबर्ग है, इसका जो फ्लोटिंग तैरता हुआ नुकीला हिस्सा है, ये क्लिनिकल केसेस को रिप्रेजेंट करता है। क्लिनिकल केसेस का मतलब है ऐसे डिजीज केसेस जो कि कम्युनिटी में डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, और इसका जो ये बहुत बड़ा सबमर्ज्ड पोर्शन है, पानी के अंदर डूबा हुआ ये वाला हिस्सा है, ये कम्युनिटी के अंदर मौजूद क्लिनिकल केसेस जो कि अभी तक डायग्नोज नहीं हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए सिर्फ इतने ही केसेस हैं जो कि कम्युनिटी में डायग्नोस्ड हो जाते हैं, और काफी बड़ा हिस्सा किसी डिजीज का कम्युनिटी में छुपा हुआ रहता है। यही पूरा आइसबर्ग कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन क्या है? ऑप्शन ए इट इज अ सेंसेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन बी इट इज अ सेंसेशन एंड लैंग्वेज, ऑप्शन सी सेंसेशन एंड मेमोरी, ऑप्शन डी सेंसेशन एंड इमेजेस। The right answer is option A. Perception is sensation and interpretation. Perception, sensation और interpretation के रूप में जाना जाता है। Question number 10. Amoebic dysentery is caused by. Amoebic dysentery किसके द्वारा होती है? Option A Giardia lamblia, ऑप्शन बी अमोइबा प्रोटीएस, ऑप्शन सी एंटमोइबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन डी टीनिया सोलियम। बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एंटमोइबा हिस्टोलिटिका causes amoebic dysentery. Amoebic dysentery एंटमोइबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 11, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन ए ऑक्यूलोमीटर, ऑप्शन बी पेरीमीटर, ऑप्शन सी टोनोमीटर, ऑप्शन डी मैनोमीटर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को आप निम्न में से किसकी सहायता से मापेंगे? The right answer of this question is option C. इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मापने के लिए आप टोनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, और इस प्रोसीजर को टोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है? 16 से 20 mm ऑफ Hg। इंपॉर्टेंट, नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है 16 से 20 mm ऑफ Hg। मैनोमीटर की सहायता से हम CSF प्रेशर को मेजर करते हैं, जबकि पेरीमीटर की सहायता से हम एक्सटेंट ऑफ फील्ड ऑफ विजन का मेजरमेंट करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 12, कॉज ऑफ एरिप्स पैल्सी इज। एरिप्स पैल्सी का निम्न में से क्या कारण है? C2-C3 इंजरी, T12 इंजरी, C5-C6 इंजरी, या फिर L1-L2 इंजरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी C5-C6 रीजन में इंजरी होने के कारण एरिप्स पैल्सी होता है। लेट्स सी
एक्सप्लेनेशन। ड्यूकिन एब्स पैरालिसिस या फिर एब्स पैल्सी या फिर एब्स पैरालिसिस या फिर वेटर्स टिप पोजीशन, इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ अपर आर्म ड्यू टू इंजरी ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सर्वाइकल रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस के फिफ्थ और सिक्स्थ सर्वाइकल रूट में इंजरी होने के कारण अपर आर्म की मसल्स का पैरालिसिस एरेप्स पैरालिसिस या एरेप्स पैल्सी कहलाती है। इसे वेटर स्टिप कहा जाता है, वेटर स्टिप पोजीशन कहा जाता है। देखिए इसके अंदर जो इससे सफरिंग पर्सन है उसका हाथ इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है, कुछ इस तरह से, इस पोजीशन में। इसका कॉज क्या है? मेनली ड्यू टू बर्थ इंजरी बाय शोल्डर डिस्टोशिया। जन्म के समय यदि शोल्डर डिस्टोशिया होता है तो उस दौरान बच्चे को इंजरी होती है और यही इसका मुख्य कारण है। बर्थ इंजरी होती है शोल्डर डिस्टोशिया के दौरान, ये इब्स पैरालिसिस या वेटर स्टिप पोजीशन कॉज करता है और इब्स पैरालिसिस का कारण है ब्रेकियल प्लेक्सस के फिफ्थ और सिक्स्थ सर्वाइकल रूट में इंजरी होने के कारण अपर आर्म के मसल्स का पैरालिसिस। टेक अ स्क्रीनशॉट। Next question is question number 13. During the tonic-clonic seizure, the tonic phase is characterized by tonic-clonic seizures के दौरान जो टॉनिक फेज ऑफ सीजर होती है उनमें निम्न में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है? ऑप्शन ए कंफ्यूजन, ऑप्शन बी जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन सी लूजिंग द कॉन्शियसनेस या फिर स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी। टॉनिक फेज में आपको कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा इन टॉनिक क्लॉनिक सीजर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी इज सीन इन टॉनिक फेज ऑफ टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स को हम ग्रैंड माल सीजर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की सीजर्स में 3 स्टेजेस या फेजेस होती हैं। पहला ऑरा फेज, दूसरा टॉनिक फेज और लास्ट में क्लॉनिक फेज। ऑरा फेज वह फेज होती है जिसमें पर्सन को ये आशंका होने लगती है कि उसे सीजर्स आने वाले हैं। पर्सन को हेल्यूसिनेशंस होने लगता है। हेल्यूसिनेशन में उसे लाइट फ्लैशेस दिखाई देते हैं और एक विशेष प्रकार की खुशबू महसूस होती है। मुख्य रूप से गुलाब के फूलों की खुशबू उसे स्मेल होती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है टॉनिक फेज। टॉनिक फेज के अंदर पर्सन की जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, उसके हाथ पांव अकड़ जाते हैं और ये स्टेज 30 से 40 सेकंड तक रहती है। उसके बाद पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है। टॉनिक फेज के बाद आता है क्लॉनिक फेज। इसके अंदर 20 से 30 सेकंड तक पर्सन की एक्सट्रीमिटीज में या बॉडी में जर्की मूवमेंट होती है, झटके आते हैं और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था ग्रैंड माल सीजर या टॉनिक क्लॉनिक सीजर। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 14. Syphilis disease is caused by option A Treponema pertineu, option B Treponema pallidum. Very important question. The right answer is option B. Treponema pallidum is a causative organism of syphilis disease. Question number 15. Last question of this video. Montex test purified protein derivative injected by which route? Montex टेस्ट के दौरान
जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव एडमिनिस्टर किया जाता है वो किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस रूट, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर रूट, ऑप्शन सी इंट्रावीनस रूट, ऑप्शन डी इंट्राडर्मल रूट। The right answer is option D, intradermal route. मॉन्टेक्स टेस्ट में जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंजेक्ट किए जाते हैं उसका रूट होता है इंट्राडर्मल रूट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। ऑल द बेस्ट।